कभी सोचा है उन अनदेखे खानाबदोश जीवन के बारे में जो हमारे बीच मौजूद हैं, चरवाहे? हाँ, भारत और दुनिया के कई हिस्सों में ये लोग दिखते हैं, मौसम के साथ अपने झुंड लेकर चलते हुए। तो आज हम इन्हीं के जीवन की परतों को खोलेंगे, है ना? बिल्कुल। आज हम भारत और अफ्रीका के चरवाहों के जीवन, उनके ये जो मौसमी आवागमन है, उनका तर्क क्या है और फिर औपनिवेशिक शासन का क्या असर पड़ा। हाँ। और आज की दुनिया में वो कैसे जी रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं और कैसे वो अनुकूलन कर रहे हैं। अच्छा, और ये सारी जानकारी हमारी स्रोत सामग्री पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड .pdf से है जी। तो मिशन है इस गतिशील जीवन शैली को समझना। चलिए भारत के पहाड़ी चरवाहों से शुरू करते हैं। ये लगातार चलते क्यों रहते हैं, क्या वजह है? देखिए, ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये असल में पर्यावरण के साथ एक तालमेल है। जैसे जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल हैं या हिमाचल के गद्दी चरवाहे। हाँ, सुना इनके बारे में। तो सर्दियों में ये शिवालिक की जो निचली पहाड़ियां हैं वहां रहते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल आता है बर्फ पिघलने लगती है ऊपर। अच्छा। तो ये अपने पूरे काफिला के साथ, पूरे दल के साथ ऊंचे पहाड़ों के हरे भरे चरागाहों की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। बुग्याल यानी ऊंचे घास के मैदान? हाँ बिल्कुल। और फिर सितंबर तक जब बर्फ गिरने लगती है तो वापसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही जगह पर टिककर चराई नहीं करते ताकि जमीन को आराम मिल सके? हाँ, यही तो टिकाऊपन है इसमें। हाँ। वो मौसम का पीछा करते हैं ताकि चरागाहों पर ज्यादा बोझ ना पड़े, वो फिर से हरे भरे हो सकें। अच्छा। इसी तरह गढ़वाल कुमाऊं के भी गुज्जर मवेशी पालक हैं। वो सर्दियों में तराई के सूखे जंगल, जिन्हें भाभर कहते हैं, वहां जाते हैं। भाभर। और गर्मियों में ऊपर बुग्याल में उनके तो रहने की जगह भी बड़ी दिलचस्प होती है। गुज्जर मंडप, जो रिंगल यानी पतले बांस और घास से बने होते हैं। तो ये तो पहाड़ों की बात हुई। पठारों और मैदानों में भी ऐसा ही कुछ होता है? जरूर होता है, लेकिन वहां मौसम का बर्फ नहीं होता। वहां बारिश और सूखा ये चक्र तय करते हैं। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र के धनगर समुदाय को लें, मानसून में वो अपने पठारी इलाके में रहते हैं, बाजरा उगाते हैं। ठीक है। फिर अक्टूबर में जब बाजरा कट जाता है तो वो पश्चिम की ओर कोंकण के तटीय इलाकों में चले जाते हैं। कोंकण? वहां क्यों? हाँ, क्योंकि वहां के किसान इनके झुंडों का इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं मतलब किसानों को फायदा होता है? बिल्कुल। जानवरों के गोबर से खेतों को खाद मिलती है और जानवर फसल कटने के बाद जो खेत में खूंटी बचती है, डंटल वगैरह, वो चढ़ लेते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया लेन देन है। हाँ, और बदले में धनगरों को वहां से चावल वगैरह मिल जाता है। फिर मॉनसून से ठीक पहले वो वापस अपने पठार पर। यानी ये सिर्फ पशुपालन नहीं था, ये तो कृषि व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा थे। सही बात है। और कई समूह तो जैसे राजस्थान के रायका, वो खेती और पशुचारण दोनों करते थे। मारू रायका तो ऊंट पालते थे रेगिस्तान में। तो ये बहुत जटिल व्यवस्थाएं थीं। मौसम का अंदाजा लगाना, पानी कहाँ मिलेगा ये जानना, कब निकलना है कब पहुंचना, और सबसे जरूरी किसानों के साथ अच्छे संबंध बना के रखना। ये तो बहुत कुशल प्रबंधन लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर आया औपनिवेशिक शासन और उसने इस पूरी जीवन शैली को तहस नहस कर दिया। ऐसा क्यों है? अंग्रेजों को क्या दिक्कत थी इससे? शायद उन्हें ये चीज समझ ही नहीं आई या उनके हिसाब से ठीक नहीं थी। देखिए, अंग्रेजों के लिए जमीन एक स्थिर चीज थी जिससे लगान वसूला जा सके। हाँ, राजस्व। और ये घूमते फिरते लोग, ये उन्हें संदिग्ध लगते थे, जिन पर नियंत्रण करना मुश्किल था। तो उन्होंने चरवाहों की जो जमीन थी, चरागाह थे, उन्हें वेस्टलैंड कहा, बंजर जमीन। बंजर क्यों? लगान नहीं मिलता था। अच्छा। तो उन्होंने इन जमीनों को खेती के लायक बनाना शुरू किया। किसानों को दिया ताकि लगान मिले, नकदी फसलें होंगे जैसे जूट, कपास, गेहूं। अच्छा। तो चरागाह कम होते गए। हाँ। और जंगलों पर भी तो पाबंदियां लगा दी। हाँ, वो वन अधिनियम। जी, वन अधिनियमों ने जो कीमती लकड़ी वाले जंगल थे जैसे देवदार, साल, उन्हें आरक्षित यानी रिजर्व्ड घोषित कर दिया। हाँ। वहां चरवाहों का जाना बिल्कुल मना। हाँ, और दूसरे जंगलों को संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड बनाया। वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था और आवाजाही पर यानी आने जाने पर बहुत सख्त नियम थे, पहरा था। लेकिन क्यों? उन्हें क्या लगता था? उन्हें लगता था कि ये जो चराई होती है जानवरों की, इससे छोटे पेड़ नष्ट हो जाते हैं जो बड़े पेड़ों की लकड़ी के लिए जरूरी है। चराई बनाम लकड़ी। और वो शक वाली बात
नियंत्रण वाली, वो आपराधिक जनजाति अधिनियम का क्या मामला था? वो तो बहुत ही कठोर कानून था। 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसने कई चरवाहा और जो दूसरे खानाबदोश समुदाय थे उन्हें जन्म से ही अपराधी मान लिया। जन्म से अपराधी? हाँ, उन्हें कुछ खास बस्तियों में ही रहने को कहा गया। बिना परमिट के वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। पुलिस उन पर लगातार नजर रखती थी। ये तो भयानक था। और ऊपर से राजस्व बढ़ाने के लिए चराई कर भी लगा दिया। ग्रेजिंग टैक्स, हर जानवर पर टैक्स, पहले ठेकेदारों के जरिए, फिर सीधे पास दिखाकर। तो इसका नतीजा क्या हुआ इन सब का? जाहिर है बुरा ही हुआ होगा। नतीजा भयानक हुआ। चरागाह बहुत कम हो गए। जो बचे उन पर जानवरों का बोझ बहुत बढ़ गया। तो जमीन खराब होने लगी, चारे की क्वालिटी गिरी, जानवरों की सेहत गिरी, उनकी संख्या कम हुई। और जब कभी अकाल पड़ता था तो बड़ी संख्या में मवेशी मरने लगे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए दूसरी जगह ही नहीं बची थी। ये तो बहुत दुखद है। यही कहानी अफ्रीका में भी दोहराई गई। आपने मसाई का जिक्र किया था। हाँ, अफ्रीका में तो दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना, कई समुदाय हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ भी यही हुआ, बल्कि शायद और बुरा। 1885 में जब यूरोप की ताकतों ने अफ्रीका का बंटवारा किया तो मसाई लोगों की जमीन भी बंट गई, ब्रिटिश केन्या और जर्मन तांगानिका के बीच। अच्छा। और जो सबसे अच्छी हरी भरी चरागाहें थीं वो गोरे आकर बसने वालों के लिए ले ली गई। मसाई लोगों को सूखे, कम उपजाऊ इलाकों में धकेल दिया गया। उन्होंने अपनी लगभग 60% जमीन खो दी। 60%? हाँ, और हद तो तब हो गई जब उनकी पारंपरिक चराई वाली जमीनों पर बड़े बड़े गेम रिजर्व बना दिए गए, जैसे मसाई मारा, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। अरे, ये तो मशहूर पार्क है। हाँ, लेकिन ये उनकी जमीन पर बने और अब वहां चरवाहों का जाना मना है। नमीबिया के एक चरवाहे ने कहा था, हम तो जैसे कैद हो गए हैं। और उनकी आवाजाही पर भी रोक लगी होगी। बिल्कुल, सीमाएं बंद कर दी गईं, उन्हें खास रिजर्व इलाकों में सीमित कर दिया गया। कहीं जाने के लिए परमिट चाहिए, नियम तोड़े तो सजा। उन्हें खतरनाक और जंगली समझा जाता था। तो सूखे के समय तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत ज्यादा। जब सूखा पड़ता था तो वो अपने जानवरों को पानी और चारे की तलाश में कहीं और ले ही नहीं जा सकते थे। नतीजा, बड़े पैमाने पर मवेशियों की मौत। जैसे 1933-34 के सूखे में मसाई रिजर्व में आधे से ज्यादा मवेशी मारे गए थे। बाप रे, आधा झुंड खत्म। हाँ, और इन औपनिवेशिक नीतियों ने सिर्फ जमीन और आवाजाही पर असर नहीं डाला, उनके समाज को भी बदल दिया। वो कैसे? देखिए, मसाई समाज में पारंपरिक रूप से एल्डर्स यानी बुजुर्ग और वॉरियर्स यानी योद्धाओं का एक संतुलन था। अंग्रेजों ने इसे तोड़कर अपने हिसाब से मुखिया नियुक्त कर दिए। अच्छा। अब ये जो नियुक्त मुखिया थे, ये धीरे धीरे ताकतवर और अमीर होते गए। उनके पास जानवर भी जमा हो गए, दूसरी आय भी होने लगी। लेकिन जो आम चरवाहे थे वो बेचारे युद्ध या अकाल में अपना सब कुछ खो देते थे। और फिर उन्हें शहरों में जाके मजदूरी करनी पड़ती थी। तो अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत बढ़ गया। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि इन समुदायों का टिके रहना ही मुश्किल हो गया होगा। उन्होंने किया क्या फिर? कैसे सामना किया इन बदलावों का? यहीं पर उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता, मतलब रेजिलियंस दिखती है। उन्होंने हार नहीं मानी। क्या किया उन्होंने? कई चीजें की। कुछ ने अपने झुंड का आकार छोटा कर लिया, जानवरों की संख्या कम कर दी। अच्छा। कईयों ने आवाजाही के रास्ते बदल दिए, नई चरागाहें खोजी। जैसे भारत में जब बंटवारा हुआ तो राजस्थान के राइका चरवाहे ऊंटों को चराने के लिए सिंध नहीं जा पाए, तो वो हरियाणा के खेतों की तरफ जाने लगे। हरियाणा खेतों में? हाँ, फसल कटने के बाद जो बचता था उसे चराने। कुछ जो थोड़े संपन्न थे उन्होंने जमीन खरीद ली और एक जगह बस गए, खेती करने लगे या व्यापार करने लगे। और जो गरीब थे, जिनके जानवर मर गए या कम हो गए, वो कर्ज लेकर या फिर शहरों में जाके मजदूर बन गए। लेकिन कईयों ने संघर्ष जारी रखा, सरकार पर दबाव डाला, राहत के लिए, सब्सिडी के लिए, चराई के प्रबंधन में अपने अधिकारों के लिए। तो मतलब ये समुदाय सिर्फ अतीत का हिस्सा बनकर नहीं रह गए? कतई नहीं, वो आज भी मौजूद हैं। और अब तो कई पर्यावरणवेद और अर्थशास्त्री भी ये मानने लगे हैं कि चरवाहा खाना बदोशी खासतौर पर पहाड़ी और सूखे इलाकों के लिए पर्यावरण के लिहाज से शायद सबसे सही जीवन शैली है। ये तो दिलचस्प बात है।
हाँ, वो लगातार बदलती दुनिया के साथ खुद को ढाल रहे हैं। तो संक्षेप में कहें, हमने आज भारत और अफ्रीका के चरवाहों के जीवन को देखा, उनके वो मौसम के साथ चलने वाले चक्र, फिर औपनिवेशिक नीतियों का उन पर क्या भयानक असर पड़ा, जमीनें छीनी, आवाजाही रुकी, नए टैक्स लगे। जी, और इन सब के बावजूद उनकी वो टिके रहने की जबरदस्त क्षमता, उनका लचीलापन, उनकी अनुकूलन क्षमता, वो आज भी है और संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, आज की दुनिया में जहां शहर बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, सोचिए जयपुर हाईवे पर वो रायका चरवाहों की तस्वीर, विकास का इतना दबाव है, तो इन समुदायों को 21वीं सदी में अपनी जो अनोखी जीवन शैली है और उनका जो पर्यावरण का ज्ञान है, उसे बचाए रखने के लिए कौन सी नई रणनीतियां अपनानी पड़ सकती हैं? सोचने वाली बात है।